हेलो बच्चों, आज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में वर्णों के उच्चारण स्थान को पढ़ रहे थे। जो शेष भाग बचा है आज मैं उसको बताने जा रही हूँ। कल तक हम लोग वकार तक पढ़े थे, इसके पहले जो क्लास हुआ था उसमें बकार तक पढ़े थे। आज हम लोग उसके आगे का जानेंगे। आइए जानते हैं। अगला है सूत्र जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। क्या है बच्चों सूत्र का नाम? जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। हम लोग बताए थे, पिछले क्लास में पढ़े थे कि जिह्वा मूल, पिछले क्लास में फर्स्ट वीडियो में पढ़े थे कि जिह्वा मूल क्या होता है। अर्ध विसर्ग होता है जिसमें क के पहले ये चिन्ह लगता है और ख के पहले ये चिन्ह लगता है। वह क्या कहलाता है? जिह्वा मूल्य कहलाता है। तो ये जिह्वा मूल्य शब्द जो है इसका उच्चारण स्थान जिह्वा मूल ही होगा। उसका उच्चारण स्थान क्या होगा बच्चों? जिह्वा मूल होगा। एकदम क्लियर है, इसमें कुछ नहीं है। जिह्वा मूल्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूल्य का जिह्वा मूल होगा उच्चारण स्थान। अगला हम लोग सूत्र पढ़ते हैं नासिका अनुस्वार अस्य। नासिका अनुस्वार अस्य। हम लोग जो अनुस्वार शब्द पढ़ते हैं, जैसे क के ऊपर बिंदु अगर हम लगा देते हैं तो कम हो जाता है, ख के ऊपर बिंदु लगाते हैं खम हो जाता है, ग के ऊपर लगाते हैं गम, घ के ऊपर घम। इस तरह से जो अनुस्वार का प्रयोग होता है उसका उच्चारण स्थान नासिका होता है। उसका उच्चारण स्थान क्या होता है बच्चों? नासिका। नासिका यानी नाक से। किससे? नाक से। उसका उच्चारण स्थान नाक से होता है। और चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु भी इसी का रूप है। तो चंद्रबिंदु भी अगर लगे, जैसे चांद में ऊपर चंद्रबिंदु हम लगाते हैं ना, तो ये इसका भी उच्चारण स्थान क्या होगा? नाक से होगा। किससे होगा? नासिक के, अर्थात नासिका। इसको नाक भी कह सकते हैं। क्लियर है बच्चों? इसके बाद हम लोग जानेंगे कि अनुनासिक वर्ण कौन कौन होते हैं। अनुनासिक वर्ण के बारे में हम लोग पढ़े थे। यमंगनना नाम य, हर वर्ग का जो हम लोग 25 वर्ग पढ़े थे, 5 वर्गों के 25 वर्ण पढ़े थे व्यंजन वर्ण के। जैसे कवर्ग, कवर्ग का अंतिम वर्ण, चवर्ग का अंतिम वर्ग, टवर्ग का अंतिम वर्ण, तवर्ग का अंतिम वर्ण और पवर्ग का अंतिम वर्ण। तो ये या किसका अंतिम वर्ण है? च का। च, छ, ज, झ, या। फिर म पवर्ग का है, अंग क का है कवर्ग का, न टवर्ग का है, न तवर्ग का है। ये जो पांचों है इसका उच्चारण स्थान नासिका तो होता ही है, लेकिन नासिका के साथ हम लोग ध्यान देंगे यहाँ का उच्चारण स्थान क्या है? यहाँ का तालु होता है। क्या होता है? तालु। तो ये सिर्फ तालु नहीं होगा, इसलिए कि नाक से भी इसको बोला जा रहा है। तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा नासिका प्लस तालु। क्या हो जाएगा? तालु प्लस नासिका। उसी प्रकार म है, पवर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो ओष्ठ होता है। प, फ, ब, भ, म, दोनों ओष्ठ एक दूसरे से सटता है तो ओष्ठ होता है। लेकिन इसका भी जो है ये भी न से नासिका से बोला जाता है, इसलिए इसका उच्चारण ओष्ठ प्लस नासिका होगा। अंग, अंग का कंठ होता है और प्लस इसमें नासिका लगा देंगे तो कंठ नासिका हो जाएगा। उसी तरह न टवर्ग है जिसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, लेकिन इसमें नासिका लगा देंगे तो मूर्धा प्लस नासिका हो जाएगा। न दंत है, इसका दांत है उच्चारण स्थान, इसमें भी नासिका लगा देंगे तो नासिका, दंत नासिका हो जाएगा। इस तरह का प्रश्न बच्चों कभी कभी आता है, रेयर आता है। अगर आपका ऑप्शन मान लीजिए इसका पूछ दिया, यहाँ का उच्चारण स्थान बताओ, यहाँ का उच्चारण स्थान बताओ। प्रश्न तो संस्कृत में रहेंगे लेकिन अभी मैं हिंदी में बता रही हूँ। तो यहाँ का उच्चारण स्थान तालु होता है। अगर हमारा ऑप्शन में सिर्फ तालु रहेगा तब तो ये राइट होगा, लेकिन अगर दूसरा ऑप्शन तालु नासिका रहेगा तो ये राइट होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। तो ये सिर्फ बातें ध्यान रखनी है। ये तो ध्यान रहेगा ही कि हर वर्ग का 5वां अक्षर नासिका से कनेक्ट है और उसका जो उच्चारण स्थान होता है उसमें हमको नासिका लगा देना है, अगर ऑप्शन ऐसा रहेगा तब। अगर ऑप्शन सिर्फ, ज़्यादातर ऑप्शन सिर्फ यही रहता है, इसलिए सिर्फ ध्यान देना है बच्चों। मैं जानकारी के लिए बता दी हूँ। उसके बाद एक नियम और है जिसको हम यहाँ लिखे हैं, विसर्ग।
विसर्ग का क्या है, आपको विसर्जनीय नाम कंठ। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। अगर विसर्ग स्वतंत्र रूप से रहेगा, अगर विसर्ग स्वतंत्र रूप से रहेगा, जैसे राम, श्याम, ये सब स्वतंत्र रूप से है, व्यंजन में ही विसर्ग है, तो उसका उच्चारण स्थान कंठ होगा। पर अगर स्वर मात्रा के साथ रहे, किसके साथ रहे, स्वर मात्रा के साथ अगर विसर्ग होगा तो उसका उच्चारण स्थान कंठ्योस्थ हो जाएगा। कंठ और ओष्ठ दोनों हो जाएगा। ये उकार के मामला में है, कंठ और ओष्ठ उकार के मामला में है, इसको आपको बनाना पड़ेगा। जैसे विष्णु, विष्णु शब्द आया है तो विष्णु में क्या है, ऊ है और प्लस विसर्ग है। विष्णु में क्या है, ऊ है बच्चों और विसर्ग है। तो ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है, हमको देखना पड़ेगा। ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है और विसर्ग का क्या होता है, कंठ होता है। तो कंठ्योष्ठ क्या हो जाएगा, कंठोस्थ क्या हो जाएगा, कंठोस्थ। इस तरह अगर स्वर मात्रा रहेगा तो आप देख लीजिएगा, मात्रा का उच्चारण स्थान जो लगेगा, ई मात्रा भी हो सकता है, आ मात्रा भी हो सकता है। तो जो मात्रा का उच्चारण स्थान रहेगा उसमें विसर्ग का उच्चारण स्थान मिला करके जोड़ दीजिएगा। वैसे ये उदाहरण विष्णु आता है। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग के 10th क्लास में कम ही रहता है, अगर जानकारी रहा तो आप बना लेंगे, इसलिए नियम तो जानना ही चाहिए। वर्णों के उच्चारण स्थान को मैं पूरा पढ़ा चुकी हूँ, ये यहाँ पर समाप्त होता है बच्चों। अब हम लोग पिछले क्लास में पिछले जो वीडियो वर्ण का बना उसमें हम लोग क्या क्या पढ़े। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे वर्ण किसको कहते हैं, वर्ण की उत्पत्ति कहाँ से हुई, वर्ण के बारे में पूरा जाने, शब्द, वाक्य, हम लोग पद सब कुछ जान गए। उसके बाद वर्णों की परिभाषा को जाने, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, हम लोग उसको भी जान लिए। अब स्वरों की संख्या और व्यंजन की संख्या वो भी हम लोग जाने। स्वर 13 होता है, ये भी हम लोग जाने। पाणिनि सूत्र के अनुसार 21 और 22 होता है, ये भी हम लोग जान लिए। व्यंजन 33 होते हैं, ये भी हमें पता है। और पाणिनि सूत्र के अनुसार सारे मिलाकर 63 व्यंजन होते हैं, वर्ण होते हैं, ये हम लोग जान लिए। तो हम लोग दूसरे वीडियो में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, जिस समय प्लूत स्वर के बारे में पढ़ा रहे थे, तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो उसको आज हम फिर से थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा सब कुछ फिर से बता देते हैं, तो इसको मैं मिटा देती हूँ, इसको नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके। मैं अभी मिटा रही हूँ वर्ण के बारे में। अब हम लोग क्या क्या पढ़े थे एक बार फिर से रिव्यू कर लेंगे, अच्छा रहेगा। हम लोग पढ़े थे कि वर्ण के 2 भेद होते हैं, वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। क्या पढ़े थे बच्चों, वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 13 है, व्यंजन 33 है। पाणिनि के अनुसार और माहेश्वर सूत्रों के अनुसार। ध्यान दो बच्चों, पाणिनि सूत्र और माहेश्वर सूत्रों के अनुसार हम लोग पढ़े थे वर्ण कितने होते हैं। सबसे पहले हम लोग जाने थे वर्ण के 2 भेद, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने हैं, 13, व्यंजन 33, जो लौकिक संस्कृत में हम लोग पढ़ते हैं। स्वर के भेद के बारे में हम लोग जाने थे, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व में 1 मात्रा का प्रयोग होता है, दीर्घ में 2 मात्रा का प्रयोग होता है उच्चारण की दृष्टि से, और प्लुत में 3 मात्रा का प्रयोग होता है। प्लुत का चिन्ह ऐसे होता है, किसी शब्द के आगे लगाते हैं। हम लोग इतना जान लिए। अब हम लोग सबसे पहले स्वर के बारे में जानेंगे। स्वर की संख्या 21 और 22 हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको फिर से जानेंगे, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, स्वर में ही कन्फ्यूजन हुआ था। तो स्वर 21 और या 22 होते हैं माहेश्वर सूत्र के अनुसार। किसके अनुसार बच्चों, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार। हम लोग ह्रस्व पे आते हैं। स्वर को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो ह्रस्व स्वर कौन कौन है, अ, ई, उ, री और ली, ये 5 ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर हमारा 8 है, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, री,
उसके बाद यहाँ छूट गया है ए, ओ, ए और औ। ये हमारा 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम लोग प्लूत स्वर के बारे में जानते हैं, जो कि या तो 8 होता है या 9 होता है। यहाँ पर हम लोग 8 भी लिख देते हैं, 8 होता है या 9 होता है। कहीं कहीं कोई विद्वान 8 मानते हैं, कोई विद्वान 9 मानते हैं। तो प्लूत स्वर जो होता है हमारा ह्रस्व स्वर का होता है अ। इसका उदाहरण होता है ओम। ओम हम लोग सुने होंगे, हम लोग ये उच्चारण भी करते हैं, ये प्लूत स्वर है, उसका यही चिन्ह है। तो ये 4 जो ह्रस्व स्वर हैं इसमें हम लोग प्लूत का चिन्ह लगाते हैं। अ में लगा दिए, ई में लगा दिए अप्लूत, ई प्लूत, उ प्लूत, री प्लूत। उसके बाद ये जो हमारा संयुक्त वर्ण था, 4 जो संयुक्त वर्ण था या इसको दीर्घ वर्ण भी कहते हैं, इसमें ए में लगा दिए, ओ में लगा दिए ए प्लूत, ओ प्लूत, ए प्लूत और अ प्लूत। री को कुछ विद्वान प्लूत मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। तो अगर हम मान लेंगे तो ये हमारा 22 हो जाएगा, अगर हम नहीं मानेंगे तो हमारा 21 हो जाएगा। इसका जोड़ हम यहाँ देख लेते हैं, 5 8 5 13, 13 7 20 1 21, 21 हो गया और 9 गिनेंगे हम तो 22 हो जाएगा। एकदम क्लियर है बच्चों? दोबारा पढ़ा रहे हैं इसलिए ज़्यादा नहीं इस पर हम जाएंगे, बता दिए, क्लियर हो गया। अब हम लोग एक बार व्यंजन वर्ण पे आएंगे। 21 या 22 ये हो गया, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एकदम कंफ्यूजन खत्म है बच्चों। 21 या 22 स्वर हम अभी थोड़ा देर पहले बता चुके हैं। अब हम व्यंजन में आते हैं। व्यंजन 33 हैं, जिसको 5 वर्ग को 5 भागों में बांटा गया है। 25 वर्ण है जिसे 5 भाग में बांटा है। पहला क वर्ग, दूसरा च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा त वर्ग और 5वां प वर्ग। सब में 5-5 वर्ण है। क ख ग घ र, च वर्ग च छ ज ञ, ट वर्ग ट ठ ड ढ न, त वर्ग त थ द ध न और प वर्ग प फ ब भ म। ये हो गया 25 आपका। 4 अंतः अस्त वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 4। य, र, ल और व, जो मैंने यहाँ लिख दिया है। उसके बाद 4 ऊष्म वर्ण होते हैं। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। अयोगवाह भी 4 होते हैं। अनुस्वार, विसर्ग, उपदमानीय और जिह्वा मूल्य। उपदमानीय का ये चिन्ह है और जिह्वा मूल्य का ये चिन्ह है। अर्ध विसर्ग के आगे रहेगा प और अर्ध विसर्ग लिखने के बाद फ। उधर जिह्वा मूल्य में अर्ध विसर्ग लिख करके क और अर्ध विसर्ग लिख कर ख। अयोगवाह क्लियर हो गया। यम वर्ण। यम वर्ण जो होता है प्रथम वर्ग के चारों जो अक्षर होता है, 4 अक्षर, उसमें द्वित्व की मात्रा हो जाती है। इसका उदाहरण इस तरह से होता है, जैसे अग्नि लिखना है, अग्नि, तो ये डबल हो गया। क्यों होता है? इसलिए होता है कि ये चारों जो वर्ण है इसके आगे ये 5वां वर्ण किसी भी वर्ग का आ जाए। ये चारों जो हमारा वर्ण है क ख ग घ ड़, क ख ग घ ड़, ये चारों वर्ण के आगे किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण आ जाए। जैसे देखिए यहाँ ग, अग्नि, यहाँ अग्नि, अग्नि है तो ये 5वां, ये ग ख ग घ, ग तीसरा वर्ण है हमारा। और इसके बाद जो आया है इस वर्ग का, तवर्ग का 5वां वर्ण यहाँ न आ गया है, 5वां वर्ण है। तो यहाँ इसके कारण ये द्वित्व की मात्रा हो गई। किसकी मात्रा हो गई? द्वित्व की, यानी ग 2 बार लिखा जाएगा। तो ग यहाँ 2 बार हम लिख दिए। ये कहाँ प्रयोग होता है? वैदिक व्याकरण में। कहाँ प्रयोग होता है? वैदिक संस्कृत में। तो कुम से डबल का हो गया, इसको तोड़ के लिख देते हैं। ये हो गया खुम, इसको शॉर्ट में कुम, खुम, गुम, घुम बोलते हैं। द्वित्व युग्म में रहते हैं, जोड़ा में रहते हैं। यम वर्ण क्या में रहते हैं? युग्म में रहते हैं। क्या में रहते हैं बच्चों? युग्म में, जोड़ा में रहते हैं। हो गया ये क्लियर? तो हम लोग क्या जान लिए? व्यंजन 33 कैसे, 25
हमारा स्पर्श वर्ण, इसको बोलते हैं स्पर्श वर्ण। अंतःस्थ वर्ण 4, उष्म वर्ण 4, 25 4 29, 4 33, अयोगवाह भी हमारा 4 हो गया, अनुस्वार, विसर्ग, उपधमानीय और जीवामूलीय। यम वर्ण 4 हो गया, कौन कौन? कुम, खुम, गुम, घुम। इसका विस्तृत रूप हम बता दिए। और एक 5वां वर्ण है दुह स्पृष्ट। दुह स्पृष्ट जो एक ही वर्ण होता है, हमको यहाँ पर लिखना था, जगह नहीं था। दुह स्पृष्ट एक वर्ण होता है, एक मात्र एक होता है, इसको ऐसे लिखते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं स्वर 21 या 22 है। कुछ लोग लिरी को प्लुत मानते हैं, कुछ लोग लिरी को प्लुत नहीं मानते हैं। जो मानते हैं उसके अनुसार 22 हो गया, जो नहीं मानते हैं उनके अनुसार 21 हो गया। मतभेद है। व्यंजन 33 हो गए, अयोगवाह 4 हो गया, यम वर्ण 4 हो गया, दुह स्पृष्ट 1 हो गया। इसको जोड़ते हैं हम लोग, 22 को छोड़ देते हैं, 21 से जोड़ते हैं। 21 और 33 कितना हुआ? 3 1 4 4 8 4 12 1 13 के 3 हाथ में 1, 3 2 5 1 6 63। और अगर हम 22 जोड़ेंगे तो 64। एकदम क्लियर है बच्चों? वर्ण बहुत अच्छा से क्लियर हो गया। अब हम इसके प्रश्न उत्तर पर आएंगे। हम लोग देखेंगे कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है। इसको पढ़ने से, हम सूत्र के माध्यम से पढ़े तो हमको क्या फ़ायदा हुआ, ये हम जब प्रश्न बनाएंगे तभी हमें समझ में आएगा। इसलिए आगे हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। बच्चों हम लोग अब वर्णों के प्रश्नोत्तरी पर चलेंगे, प्रश्न उत्तर बनाएंगे। कैसे, किस तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम में आएंगे या आते हैं, हम लोग जो पढ़े हैं उसी से है। अब जैसे पहला प्रश्न हमारा बनता है, क का उच्चारण स्थान बताओ। ऑप्शन है कंठ, तालु, मूर्धा और दंत। सोचो क का उच्चारण स्थान क्या होगा। हम सूत्र बताए थे, सबसे पहला सूत्र बताए थे, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अ कु यानी कवर्ग, ह और विसर्ग सबू का उच्चारण स्थान कंठ होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? कंठ। उसी तरह अगला प्रश्न है, ऊ का उच्चारण स्थान क्या होगा। ऊ का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत, ओष्ठ, तालु, कंठ। तो इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। अब सब सूत्र के आधार पर ही है। त का उच्चारण स्थान क्या होगा। तीसरा प्रश्न हमारा बनता है, त का उच्चारण स्थान क्या होगा। इसका ऑप्शन दिया है तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो कुछ सूत्र आपको ध्यान में आ रहा है। लिर्तु लसा नाम दंत्य है। लिर्तु तू यानी तवर्ग, त का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत होगा। ये सही हो जाएगा, इसमें ओष्ठ हो जाएगा। फिर अगला हमारा है ट यानी टवर्ग। ट का उच्चारण स्थान क्या होगा। ट का उच्चारण स्थान क्या होगा। इसका मूर्धा होगा। याद है सूत्र, ऋतु रसा नाम मूर्धा। तो ऋतु में ट आ गया, ट यानी टवर्ग हो गया, टठना, ट का उच्चारण स्थान मूर्धा हो गया। एकदम क्लियर है बच्चों। इस तरह हम 4 प्रश्न यहाँ दिए हैं और कुछ प्रश्न और बता देते हैं ताकि आप लोग को एग्जाम में आसान हो। इसको मैं मिटा रही हूँ। 5वां प्रश्न है मेरा, री का उच्चारण स्थान बताओ। हम लोग क्या पढ़े थे सूत्र, ऋतु रसा नाम मूर्धा। देखो मूर्धा पहला ही ऑप्शन है, ऐसे 4 ऑप्शन दिए हैं, कंठ, ओष्ठ और दंत। मूर्धा, मूर्धा हमारा पहला ही ऑप्शन है, इसलिए ये सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6ठे प्रश्न, विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा। विसर्ग अकेले तो विसर्ग नहीं होता है, किसी शब्द के साथ लगता है, जैसे राम, श्याम, तब विसर्ग होता है किसी भी शब्द के साथ। तो विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा। 4 ऑप्शन हमारे हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ। आप दिमाग लगाओ, हम पहला सूत्र बताए थे, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अ कु यानी कवर्ग और ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होगा। तो यहाँ क्या कंठ है ऑप्शन में, ये आंसर हमारा हो जाएगा। अगला है ज का उच्चारण स्थान क्या होगा। ज का उच्चारण स्थान क्या होगा। हम लोग कौन सा सूत्र पढ़े थे, इचु यसा नाम तालु। तीसरा सूत्र हम पढ़े थे, इचु यसा नाम तालु। इचु यानी चवर्ग और तालव्य, इसका उच्चारण स्थान तालु होता है, य और तालव्य का। तो हम लोग का चवर्ग, चवर्ग में कौन कौन आता है, च, छ, ज, झ, य, यानी ज चवर्ग है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा उस सूत्र के अनुसार, तालु। तो हम इस पर टिक लगा देंगे। उसके बाद लिरी, लिरी का उच्चारण स्थान क्या होगा। हम लोग पढ़े थे लितु लसा नाम दंत्य, लितुलसा नाम दंत्य। तो लिरी का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत्य हो जाएगा।
यहाँ पर 4 ऑप्शन में दंत है कि नहीं? कंठ, तालु, मूर्धा और दंत। दंत है तो इसको हम टिक लगा देते हैं। अगला है व का उच्चारण स्थान। व यानी बकार। बकार का उच्चारण स्थान क्या होगा? वकार का उच्चारण स्थान दंत्योष्ठ होगा। अगला है उपधमानीय। उपधमानीय वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? इसका ओष्ठ होगा। क्या होगा? ओष्ठ होगा। म का उच्चारण स्थान क्या होगा? पहला है नासिका, दंत, मुख और मूर्धा। तो हम बताए थे कि नासिक वर्ण जितने भी होते हैं सभी का उच्चारण स्थान नासिका होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन मुख और नासिका नहीं है, मतलब म का जो उच्चारण स्थान होता है उसको मिला के जो होना चाहिए था वो यहाँ नहीं है, तो हम सिर्फ नासिका में टिक लगा देंगे। स का उच्चारण स्थान क्या होगा? सबसे बढ़िया प्रश्न है बच्चों, सबसे अच्छा प्रश्न है। इसका नाम ही क्या है? मूर्धन्य स। क्या नाम है? मूर्धन्य स, सॉरी दंत स। क्या नाम है इसका? दंत स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दंत। इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत। अभी स का नाम ही, स में कोई कंफ्यूजन नहीं, स का नाम ही है दंत स, यानी इसका उच्चारण स्थान दंत होगा। अब ये है तालव्य स। तालव्य स का उच्चारण स्थान, ये भी बहुत सुंदर प्रश्न है बच्चों। तालव्य स का उच्चारण स्थान क्या होगा? इसी में आंसर छिपा हुआ है, तालु। क्या होगा? तालु, चूंकि नाम ही इसका है तालव्य। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है ह का उच्चारण स्थान। इसका 4 ऑप्शन है, तालु, कंठ, मूर्धा और दंत। फिर हमको ये सूत्र पर आना पड़ेगा। हम सबसे पहले कौन सा सूत्र पढ़े थे? अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। और कु यानी कवर्ग, ह और विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। तो ह उसमें आ रहा है, यानी इसका आंसर कंठ होगा। ऑप्शन में भी हमारा है। अगला है मूर्धन्य स। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न है मूर्धन्य स। मूर्धन्य स का उच्चारण क्या होता है? ये भी बच्चों बहुत सुंदर प्रश्न है, इसलिए कि इस प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है, इसलिए कि स का नाम ही है मूर्धन्य स, जिसका उच्चारण मूर्धा से होता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन मूर्धा खोजेंगे, मूर्धा है और टिक लगा लेंगे। इस तरह से हमारा 25-50 प्रश्न तो बन ही जाएंगे उच्चारण में। तो अगर इसको हम दोहराएंगे तो अपने से भी प्रश्न बना सकते हैं, प्रश्न बनाकर उसको उत्तर को लिख सकते हैं। ये सारे प्रश्न मैंने खुद तैयार किए हैं और इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। इसलिए बच्चों अच्छे से उच्चारण स्थान को पढ़ लो। उच्चारण स्थान सूत्र के माध्यम से पढ़ो या स्वयं पढ़ो, वर्ण को अच्छे तरह से पढ़ लो। सूत्र के माध्यम से पढ़ोगे तो जल्दी याद होगा, रटंत विद्या से याद करोगे तो सिर्फ उसका अर्थ याद कर सकते हो। दोनों ही माध्यम से आपको पढ़ना है। जिन्हें रट कर समझ आता है वो सिर्फ ऐसे ही याद कर ले, लेकिन जिन्हें रट कर समझ में नहीं आता है तो सूत्र को बार बार देखने की एक चार्ट बना ले, चार्ट दीवार में चिपका दें और उस चार्ट को बार बार देखते रहें। वो सूत्र जो है दिन भर में बार बार देखेंगे तो ज़रूर याद हो जाएगा। और जब अगर सूत्र याद हो गया तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और वर्ण अगर अच्छा से हम लोग पढ़ लिए, अच्छा से उसको समझ लिए, तो न संधि समझने में समस्या होगी, न समास समझने में समस्या होगी, न कारक में समस्या होगी, न अनुवाद में समस्या होगी। ये हमारा एकदम नीचे से जो है बेस है, इसलिए वर्ण को अच्छे से जानना है। जो भी कन्फ्यूजन था मैंने पूरा कर दिया। बच्चों आपसे आशा है कि आप बहुत ही दिल लगाकर, मन लगाकर वर्ण को पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों, अगले क्लास में मुलाकात होगी।